क्वेश्चन 1 जो इसमें है वो है क्रिटिकली एक्सप्लेन दी कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच विद एजम्पशन। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन मतलब अलग लैंग्वेज में, थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके आपका दिसंबर 2024 के पेपर में भी पूछा गया है। सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 है, ठीक है। वही इसमें हमें आंसर लिखना है। इवन जो आपकी कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच है इसे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं, जिसका आपको एरविंग फिशर के द्वारा प्रपोज किया गया है इस थ्योरी को। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं 19 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द बॉमेल थ्योरी ऑफ इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच, इज इट सुपीरियर टू कीन्स थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। तो हमें इसमें जो आपकी इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच है किसकी, बॉमेल की, उसको एक्सप्लेन करना है। और क्या ये मतलब आपका सुपीरियर है जो केन्स की थ्योरी है डिमांड फॉर मनी की, उसके साथ हमें थोड़ा इसको कंपेयर करना है। इसमें 19 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले हम थोड़ा सा इसमें आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि जो आपकी दो ये बर्मल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी थी, इसको आपका किसके द्वारा दिया गया था, विलियम जे बर्मोल के द्वारा दिया गया था 1952 में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखनी है कि द ब्यूमल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी वाज गिवन बाय विलियम जे बर्मल इन 1952, ठीक है। इस थ्योरी को हम इवन क्या कहते हैं आपका, दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी, ठीक है। इस थ्योरी का एक और नाम क्या है, इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी, इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। तो जो आपके बर्मल थे उन्होंने एक्सप्लेन किया था ट्रांजैक्शंस डिमांड फॉर मनी को बहुत ही साइंटिफिक और रियलिस्टिक वे में, किसके कंपैरिजन में, केन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। उन्होंने जो है बर्मल ने मनी को एज अ इन्वेंट्री की तरह ट्रीट किया, ठीक है, जिसको लोग क्या बोलते हैं, मतलब पैसे को यूज करते हैं ताकि वो मिनिमाइज कर सके अपने कॉस्ट को, ठीक है। तो केन्स के कंपैरिजन में इनकी थ्योरी ज्यादा साइंटिफिक और रियलिस्टिक थी। अब थोड़ा मीनिंग जान लेते हैं इस मतलब जो थ्योरी थी उसका मीनिंग, ठीक है, कि क्या था आपका जो बमोल है उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग यही था, अकॉर्डिंग टू बमल पीपल कीप मनी टू मीट डेली ट्रांजेक्शन, कि लोग अपने पास पैसे इसलिए रखते हैं ताकि जो उनके रोजमर्रा के मतलब खर्चे है, ट्रांजेक्शन है, उन सब के लिए रखते हैं। होल्डिंग टू मच कैश हैज अ कॉस्ट, अगर वो मतलब जितना उनको जरूरत है, ठीक है, ट्रांजेक्शन के लिए डेली की, उससे ज्यादा कैश वो रखते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है। अब कॉस्ट क्या होती है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट, अगर वही पैसा वो कैश में ना रख के बैंक में रखते तो उनको इंटरेस्ट मिलता ना। तो होल्डिंग टू मच कैश से क्या होगा कि उनको मतलब कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जो क्या होगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इतना ही नहीं, अगर वो कन्वर्ट करते बॉन्ड्स को कैश में तो उसकी भी कॉस्ट होती है, जैसे बैंक चार्जेस हो गए, ठीक है, और जो भी लोगों को बैंक चार्जेस के अलावा इनकन्वीनियंस हो गई, ठीक है, ये सब क्या हो गया, उस चीज की कॉस्ट हो गया। तो वो वही करेगी, लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस करते हैं इन दो कॉस्ट को, एक ये वाली और एक ये वाली, और अपने पास मतलब ना इतना अमाउंट ऑफ कैश रखते हैं, मतलब कि बैलेंस या ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कैश रखते हैं, जो उनको लगता है कि भी हमारे डेली ट्रांजेक्शन के लिए जरूरी है, उसमें हमें कैश की रिक्वायरमेंट है। बाकी वो पैसा क्या बोलते हैं, बॉन्ड्स की फॉर्म में रखते हैं या बैंक में रखते हैं, ठीक है। अब जो आपका एजम्पशंस हम देखेंगे इस थ्योरी के, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या बेसिक आइडिया था इस थ्योरी का, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये था कि जैसे कोई पर्सन है उसे इनकम मिलती है एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है, तो वो पैसे को धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या बोलते हैं, खर्च करता है। इंस्टेड ऑफ कीपिंग ऑल इनकम इन कैश ही कीप्स सम इन इंटरेस्ट अर्निंग एसेट, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जैसे उसको स्टार्टिंग में उसकी तनख्वाह मिली तो उसको धीरे धीरे स्पेंड करता है, वो सारी अपनी इनकम कैश के फॉर्म में ना रख के कुछ क्या करता है, वो बॉन्ड्स के फॉर्म में रखता है, ठीक है, जाके उनसे इंटरेस्ट अर्न कर सके। और जब भी उसको कैश की कमी होती है वो क्या करता है, इन बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट कर देता है,
ठीक है, तो ये इसमें अब आपके एजम्पशन क्या है किसके, जो ये बॉमेल्स की थ्योरी थी उसके एजम्पशन क्या है। पहला लिख लीजिए आप एजम्पशन, इनकम इज रिसीव्ड वंस इन अ पीरियड, ठीक है, कि इनकम वन एक टाइम रिसीव होती है इन अ पीरियड, ठीक है, इनकम इज रिसीव वंस इन अ पीरियड। सेकंड लिखिए कि एक्सपेंडिचर कैसा होता है, यूनिफॉर्म, एक्सपेंडिचर इज यूनिफॉर्म। फिर थर्ड लिखिए कि बॉन्ड्स गिव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि बॉन्ड्स पे उनको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। फोर्थ आप इसमें एजम्पशन लिखिए, देयर इज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग बॉन्ड्स इनटू कैश, ठीक है, कि अगर हमें बॉन्ड्स को कैश में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए फिक्स कॉस्ट पे करना पड़ेगा। फिफ्थ आप इसमें एजम्पशन लिखिए, प्राइसेस आर कांस्टेंट। तो ये तो एजम्पशन से बर्मेल की थ्योरी के, ठीक है। अब आगे चल के हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं केन्स की थ्योरी के साथ। तो देखो केन्स के क्या व्यू थे, केन्स का व्यू ये था आपका, ट्रांजैक्शन डिमांड डिपेंड ओनली ऑन इनकम, ठीक है, कि जो आपकी ट्रांजैक्शन डिमांड रहती है वो जस्ट इनकम पे डिपेंड करती है, इंटरेस्ट रेट का कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है। और जो इनकी एक्सप्लेनेशन थी केन्स की वो कैसी थी, क्वालिटेटिव थी। बट वहीं पर जो आपके बर्मेल्स थे उनके क्या व्यू थे, पहला कि ट्रांजैक्शन डिमांड डिपेंड ऑन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, ठीक है, देखो केन्स क्या कह रहा था कि जस्ट इनकम पे डिपेंड होती है ट्रांजैक्शन डिमांड, बट बर्मेल क्या कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन डिमांड डिपेंड्स ऑन इनकम एंड इंटरेस्ट रेट, पहला ये कह रहे हैं वो। सेकंड वो कह रहे हैं इन्होंने यूज किया मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच, यूजेस मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच। और थर्ड ये क्या थी, मोर रियलिस्टिक थी। अब आ जाता है कि क्यों बेमेल की थ्योरी जो है वो केन्स के कंपैरिजन में ज्यादा सुपीरियर है या बढ़िया है। तो पहले आप इसमें लिखो, इंटरेस्ट रेट इज इंक्लूडेड, ठीक है, केन्स ने इग्नोर किया था इंटरेस्ट रेट को इन ट्रांजैक्शन डिमांड में, ठीक है, बट इन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है, क्योंकि केन्स ने क्या कहा था कि जो ट्रांजैक्शन डिमांड है जस्ट इनकम पे निर्भर करती है, लेकिन बर्मेल ने कहा कि नहीं, वो आपकी इनकम इंटरेस्ट रेट दोनों पे निर्भर करती है। तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्लूड किया, केन्स ने उस चीज को इग्नोर किया था। दूसरा इनका जो अप्रोच है कैसा है, वो साइंटिफिक अप्रोच है, क्योंकि जो आपके बर्मेल है इन्होंने किस चीज को यूज किया है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक को, ठीक है, ही यूज्ड कॉस्ट मिनिमाइजेशन टेक्निक। थर्ड है आपका रियलिस्टिक बिहेवियर, पीपल ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर इनकम एंड मिनिमाइज कॉस्ट, जो कि एक रियलिस्टिक बिहेवियर है। इन्होंने अच्छे से आपका एक्सप्लेन किया है किसको, कैश को, मैनेजमेंट को, ठीक है। शोज हाउ पीपल डिसाइडेड हाउ मच कैश टू होल्ड, ठीक है, ये इस चीज को मतलब शो करता है कि लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना कैश उनको होल्ड करना है, कितना उनको बैंक में रखना है बॉन्ड्स के फॉर्म में या जो भी इस तरीके से, ठीक है। ये आपको एक नींव भी देता है किसके लिए, मॉडर्न थ्योरी के लिए, फाउंडेशन फॉर मॉडर्न थ्योरीज। तो इसमें क्या बोलते हैं, इट इन्फ्लुएंस्ड लेटर मॉडल लाइक टॉबिन्स, TOBIN, और फिर आपका कॉमा है देन ऐसा, टॉबिन्स थ्योरी, ठीक है। अब जो बर्मेल थे उसके लिमिटेशन क्या थे, पहला है इसने एक जो ये चीज एज्यूम नहीं करी, एज्यूम इनकम इज रिसीव वंस, इसने कहा ना एक पीरियड में एक बार इनकम मिलती है, तो इसका ये एज्यूमशन थोड़ा मतलब लिमिटेशन में आ जाता है। एज्यूम्स इनकम इज रिसीव्ड वंस, एज्यूम कांस्टेंट प्राइस, वो भी लिमिटेशन है। नॉट सुटेबल फॉर पुअर पीपल विथ नो सेविंग, यह जो थ्योरी है गरीब लोगों के लिए सुटेबल नहीं है जिनकी कोई सेविंग नहीं होती है। और इसने इग्नोर किया अनसर्टिनिटी को, इग्नोर्स अनसर्टिनिटी। एट लास्ट अब कंक्लूजन में कह सकते हैं कि जो ये आपकी बर्मेल की इन्वेंटरी थ्योरेटिक अप्रोच थी, इसने एक बेटर और रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया किसका, जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी का लिए, ठीक है, एज कम्पेयर टू केन्स, ठीक है। तो इसकी जो थ्योरी थी उन्होंने काफी बेटर एंड
मोर रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दिया किसके लिए, ऑफ ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी एज कम्पेयर टू केन्स, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन थी। ये क्लियरली आपके सुपीरियर है केन्स की थ्योरी के मुताबिक के कंपैरिजन में, क्योंकि इसने रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट को भी इंक्लूड किया, कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन को भी इंक्लूड किया। यही आपने इसमें लिखना है। इसमें जो आपका क्वेश्चन थर्ड 19 मार्क्स में पूछा गया है वो ये पूछा गया है, डिस्कस द काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन, एन्यूमरेट द वेरियस मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन के क्या क्या प्रकार होते हैं या टाइप्स होते हैं और क्या क्या मेजर्स हम ले सकते हैं जिससे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैं आपके साथ पहले जो वीडियो मैंने डिस्कस करी होगी उसमें मैं इन्फ्लेशन का मीनिंग और क्या मेजर्स है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम जस्ट आ जाएंगे आपके इन्फ्लेशन के टाइप्स पे। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को इन्होंने मतलब ना चार तरीके से आपका क्लासिफाई किया है। पहले थोड़ा मीनिंग जान लेते हैं। Inflation means a continuous rise in general price level. It can be classified into different types on the various basis. Inflation is a serious problem in developing countries like India, so it is important to understand its type and control measures. ठीक है, तो इन्फ्लेशन मतलब जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें बढ़ता जाएगा वो जब आपका, ठीक है, कंटिन्यूस ही उसमें राइज हो रहा होगा तो वो आपका इन्फ्लेशन कहलाते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन एक सीरियस प्रॉब्लम है जैसे जो हमारे इंडिया जैसे विकासशील देश है उसमें, तो इसलिए जरूरी है कि हम समझें कि कौन कौन से विभिन्न प्रकार के इन्फ्लेशन होते हैं और क्या मेजर्स है उनको कंट्रोल करने के लिए। पहला क्लासिफाई कर रखा है उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड के बेस्ड ऑन, फिर कारण के बेस्ड ऑन, देन कवरेज के बेस्ड ऑन और फोर्थ आपका गवर्नमेंट के कंट्रोल के बेस्ड ऑन। तो चार कैटेगरी में इन्होंने इन्फ्लेशन को क्लासिफाई कर रखा है। पहले हम आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। स्पीड मतलब कि किस तेजी से आपका इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, स्पीड के बेस्ड ऑन या जिसको ऐसे भी कह सकते हैं आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड में आपके चार तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं। पहला होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, सेकंड वॉकिंग इन्फ्लेशन, थर्ड रनिंग और फोर्थ होता है ग्लोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो पहले क्रीपिंग इन्फ्लेशन पे आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्राइस में राइज होता है वो काफी धीरे धीरे होता है। ठीक है, वेरी स्लो, 2 से 3% बढ़ना पर ईयर। ठीक है, ये इन्फ्लेशन आपका नॉर्मल है और यूजफुल होता है आपका किसके लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। सेकंड आ जाओ वॉकिंग इन्फ्लेशन पे। इसमें क्या होता है, वहां तो बहुत धीरे हो रहा है, इसमें मॉडरेट राइज होता है प्राइस पे, लाइक 5 से 10% पर ईयर में। ठीक है, ये आपके लिए वार्निंग क्रिएट करता है, वार्निंग सिग्नल है आपकी इकोनॉमी के लिए। थर्ड आपका रनिंग इन्फ्लेशन, इसमें बहुत तेजी से राइज होता है प्राइस में। ठीक है, प्राइस में जो राइज होता है वो डबल डिजिट रेट से होना शुरू हो जाता है। ये मिडिल और पुअर क्लास के जो लोग होता है उनको नुकसान पहुंचाता है। अब स्पीड में ही जो आपका फोर्थ आता है वो आपका ग्लैपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन होता है। इसमें कीमतें बहुत ही तेजी से बढ़ेंगी और ऐसे बढ़ेंगी कि अनकंट्रोलेबल हो जाती है, मनी की वैल्यू कम हो जाती है। ये सबसे वर्स्ट फॉर्म है इन्फ्लेशन का। तो स्पीड के बेस्ड ऑन हमने चार देख लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉजेज के बेस्ड ऑन आपको होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है आपका इसी में जो सिक्स आएगा वो आएगा आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये ना मैं पहले की वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस कर चुकी हूँ, डिमांड पुल या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इसमें यहाँ पर ये प्रिंट इसको देखने की जरूरत है नहीं, पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अब थर्ड पे आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज। तो कवरेज के बेस्ड ऑन आपका एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इन्फ्लेशन और एक होता है आपका स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। ठीक है, प्रोडिक इन्फ्लेशन। अब देख लेते हैं ये क्या होता है। प्राइस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज राइज। ठीक है, अब देखो कंप्रीहेंसिव नाम से समझ में आ रहा है एक ऐसा इन्फ्लेशन जहां पर प्राइस आपके ऑलमोस्ट सारे गुड्स एंड सर्विसेज के राइज होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है,
तो ये मतलब कम्प्रिहेंसिव में जो प्राइस है ये ऑलमोस्ट सारे गुड्स एंड सर्विसेज के कवर करता है। तो ये तब ऑक्यूर होता है जब प्राइस एंड जो है ऑलमोस्ट सारे गुड्स एंड सर्विसेज के राइज होते हैं, वो भी कैसे, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ही। ये आपकी एंटायर इकोनॉमी को प्रभावित करता है और लोगों का जो जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको रिड्यूस कर देता है। इस टाइप के इन्फ्लेशन को हम मेजर करते हैं प्राइस इंडाइसेस से, लाइक सीपीआई हो गया, उससे मेजर करेंगे, ये डब्ल्यूपीआई से। अब आ जाओ इस पे, स्पोरेडिक इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन तब ऑक्यूर होता है जब आपके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे, ना कि सारे, ठीक है। प्राइस ऑफ ओनली फूड गुड्स राइजेस, ठीक है, नॉट ऑल गुड्स। लाइक आपके अनियन या पेट्रोल के प्राइस राइज हो गए, ठीक है। ये आपका इसलिए होता है कि जैसे किसी चीज में टेम्परेरी शॉर्टेज हो जाए या सीजनल फैक्टर के कारण, जैसे अनियन के प्राइस बढ़ गए, सब्जी के, पेट्रोल के, इस तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, तो गवर्नमेंट कंट्रोल के बेस्ड ऑन दो है, एक आपका ओपन है और एक आपका सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन है, ठीक है। तो पहले ओपन वाले में आ जाते हैं। नो गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन प्राइस, प्राइस राइज फ्रीली, ठीक है। तो ओपन वाले में क्या होता है, ओपन इन्फ्लेशन आपका तब एग्जिस्ट करता है जब आपके प्राइस राइज होते हैं फ्रीली, बिना गवर्नमेंट की कंट्रोल के, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आपकी मार्केट फोर्सेस है, डिमांड एंड सप्लाई, वही ऑपरेट हो रहे हैं फ्रीली। ये आपका फ्री मार्केट जो इकोनॉमिक्स होती है वहां देखने को मिलता है हमको, क्या, ओपन इन्फ्लेशन। अब आ जाते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो जो ये आपका गवर्नमेंट कंट्रोल के बेस्ड ऑन ही दूसरा इन्फ्लेशन है, जो है आपका सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन। इसमें प्राइस कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इन्फ्लेशन एग्जिस्ट बट इज हिडन, ठीक है। इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है बट छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये वो तरह का इन्फ्लेशन है आपका सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन, तब अक्यूर होता है जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्राइस को। किस तरीके से प्राइस को कंट्रोल करेगी भी गवर्नमेंट, सब्सिडीज की मदद से या प्राइस सीलिंग्स की मदद से या रेशनिंग के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर एग्जिस्ट होता है बट वो हिडन होता है, ठीक है। तो ये आता है आपका सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन। तो ये मैंने इन्फ्लेशन के टाइप देखे, ठीक है। तो ये आपका इन्फ्लेशन के टाइप है। पहला स्पीड के बेस्ड ऑन 4 इन्फ्लेशन है, कॉजेस के बेस्ड ऑन 2 है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कवरेज के बेस्ड ऑन भी 2 है, और गवर्नमेंट कंट्रोल के बेस्ड ऑन भी। हम एक लाइन कह सकते हैं, इन्फ्लेशन धीरे तेज हो सकता है, डिमांड बेस्ड हो सकता है, कॉस्ट बेस्ड हो सकता है, जनरल और लिमिटेड हो सकता है, ओपन और कंट्रोल भी आपका हो सकता है।